क्वेश्चन इज सुशांत। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि बिहार दरोगा कुछ बुक जैसे कि एडोटेरिया, दूसरा है खान सर, तीसरा है ज्ञान धारा, ठीक है। और तो ये रोशन सर के द्वारा दिया गया है बुक, ठीक है। ये खान सर के द्वारा, ये एडोटेरिया के द्वारा जो बुक आई है बिहार दरोगा का, ठीक है। तो ये बिहार दरोगा के लिए सबसे बेस्ट बुक में आजकल जो लड़के हैं वो पढ़ रहे हैं। हर किसी का एक मान्यता होती है कि मैं अगर इस बुक से पढ़ता हूँ तो शायद मेरा और अच्छा हो। और मेरी वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास इतने बुक्स नहीं है और वो खरीद नहीं पा रहे हैं, चाहे कोई दिक्कतें से नहीं हो पा रही है, तो थोड़ी बहुत जो सिस्टम है वो हम सही करना चाह रहे हैं कि जिनको पैसे नहीं है वो भी पढ़ाई करें, वो भी सही से अपना काम करें, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, थोड़ी फास्ट करूंगा और थोड़ी बहुत, थोड़ा अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मैनेज करिएगा दोस्तों, ठीक है। आप क्योंकि आप भी जो देखने वाले जो व्यूअर्स हैं वो भी हमारी तरह है। अगर मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ तो आप एज ए जज नहीं करिएगा कि मैं गलत है। हाँ, मेरी गलती थोड़ी बहुत निकाल सकते हैं कि हाँ आपकी ये गलती है, तो मैं अपनी भी सुधार करूंगा। मेरे को अभी टीचिंग का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है और मैं एज ए टीचर नहीं, एज ए फ्रेंड आपको दे रहा हूँ और मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये हेल्प कर पा रहा हूँ कि कोई भी बुक हो, जैसे मैं अभी शुरुआत करने जा रहा हूँ बिहार दरोगा एडोटेरिया, इसे 15 सेट दिए गए, अगले 15 वीडियो में वो कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन में टाइप कराऊंगा। सिर्फ मैं आपको ये सुविधा दे रहा हूँ कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं आप उसको एक बार देख पाओ। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, और सारा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सौनक और पेपलाद शाखाएं ये किस वेद से संबंधित है, किस वेद से संबंधित हैं। तो सौनक और पेपलाद शाखाएं जो है वो है आपके अथर्ववेद से, ये अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। अब अथर्ववेद का जो रचयिता कौन है, अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि जो है इस के रचयिता है और इसमें सबसे पहली बार जो होता है औषधि का उल्लेख मिलता है। औषधि का उल्लेख अथर्ववेद में सबसे पहली बार आपको देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। सौनक और पेपलाद किस शाखाएं में है, अथर्ववेद में, ठीक है। सौनक और पेपलाद शाखाएं जो है वो किस वेद से है, अथर्ववेद से। अथर्ववेद किसने लिखा था, तो अथर्वा ऋषि ने लिखा था। अथर्ववेद में और क्या दिया गया है, औषधि के बारे में इसमें सर्वप्रथम उल्लेख दिया गया है। दूसरी क्वेश्चन ये है कि संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, ठीक है। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, यानी किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये किया गया था कल्हण के द्वारा दिया गया था, ठीक है। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाएं, संस्कृत जितने भी साहित्य है उसके ऊपर जो ऐतिहासिक घटनाएं है उससे जुड़ा हुआ कोई भी ऐतिहासिक घटना है उसको क्रमबद्ध लिखेंगे, सीरीज वाइज उसको लिखने का जो प्रयास किया था वो सर्वप्रथम किसने किया था, कल्हण ने। कल्हण की जो कोई कौन सी किताब है, कल्हण की किताब है राजतरंगिणी। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कश्मीर के शासकों के बारे में, ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूं। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, कल्हण ने किया था। कल्हण की कौन सी किताब है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में क्या लिखा हुआ है, कश्मीर के शासकों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने के कारखाना सिंधु सभ्यता में कहां से मिलता है, कहां से साक्ष्य मिलता है, यानी कि मन के बनाने का कारखाने का सिंधु सभ्यता में साक्ष्य कहां से मिलता है। तो ये मिलता है दोस्तों लोथल और चौंदड़ों से, ठीक है। इसमें जो बुक के अनुसार इसका आंसर होगा कि ए और बी दोनों, ठीक है। मन के बनाने का कारखाने का सिंधु सभ्यता में साक्ष्य कहां से मिला था, तो लोथल से और चौंदड़ों से,
आपके मन के बनाने के कारखाने का ये मिलाकर, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन ये है कि बौद्ध मठ के परंपराओं के अनुसार, चौथा क्वेश्चन ये है कि बौद्ध मठ के परंपराओं के अनुसार स्तूपों को कितने भागों में बांटा गया है। तो बौद्ध मठ के परंपराओं के अनुसार, बौद्ध यदि बौद्ध धर्म के जो मठ होते हैं, बौद्ध मठ के परंपराओं के अनुसार जो स्तूप बनाए गए भारत में या विश्व में कितने भी स्तूप हैं, तो उसको कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 5 भागों में विभक्त किया गया है बौद्ध मठ। पहला जो है अवशेष, पहला जो है वो है आपका अवशेष स्तूप, ठीक है। दूसरा जो है वस्तु स्तूप। तीसरा जो है स्मारक स्तूप। चौथा जो है प्रतीकात्मक स्तूप। और पांचवा जो है वो है आपका मन्नत स्तूप। जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है आप याद रखोगे, अगर एक पूछता है कि बौद्ध मठ के परंपराओं के अनुसार स्तूपों को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 5 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो अवशेष स्तूप, एक वास्तु स्तूप, एक स्मारक स्तूप, एक प्रतीकात्मक स्तूप और चौथा पांचवा जो है वो मन्नत स्तूप। ये दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा जल्दी कोशिश करता हूँ करने का दोस्तों, यार लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है, थोड़ी बहुत राइटिंग वगैरह कोई दिक्कत हो तो आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी कंटेंट जानना ज़्यादा जरूरी है। राइटिंग पे ध्यान देना है, फिर मेरे वोकल पे ध्यान देना, मेरे को जज करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको जितना कर पा रहा हूँ आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ये लिखा है कि स्वतंत्र बहमनी, पांचवा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1347 यानी कि 1347 ईस्वी में। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1347 यानी 1347। 4 3 7 होता है, तो 7 इधर रखिए, 3 इधर रखिए और 4 इधर रखिए। एक तो याद रखिएगा कि 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। ये आपका पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1347 में। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1347 में। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन जो आपका आता है वो ये आता है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। तो दोस्तों आपको घोड़ा का नाम पता होगा, चेतक था, और हाथी का जो नाम था महाराणा प्रताप का वो था राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद, और घोड़ा का नाम आपको तो पता ही था, चेतक था। ठीक है, ये महाराणा प्रताप का हाथी का नाम राम प्रसाद। कभी भी थोड़ा आदमी ऐसा नाम लिखे तो समझ जाना कि यार वही है, जानवर का नाम ऐसा नहीं है। ठीक है, चेतक जो है वो तो ठीक है, और लेकिन राम प्रसाद जो है वो आपके महाराणा प्रताप के हाथी का नाम रह चुका है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि भैरोवाल की संधि कब हुई थी। ये एक संधि है, जैसे कई ऐसे संधि हुई है जो, लेकिन जो भैरववाल की संधि है वो कब हुई थी, तो 22 दिसंबर 1846, 22 दिसंबर 1846 को भैरववाल की संधि हुई थी। तो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, भैरववाल की संधि कब हुई थी, 22 दिसंबर 1846। भैरववाल की संधि कब हुई थी, 1846। भैरववाल की संधि कब हुई थी, 1846। भैरववाल की संधि कब हुई थी, 22 दिसंबर 1846। भैरववाल की संधि कब हुई थी, 22 दिसंबर 1846 को भैरववाल की संधि हुई थी। अब आया कि 1911 के दिल्ली दरबार में क्या
दिल्ली दरबार घोषणा में क्या शामिल है? 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में क्या शामिल था? तो सबसे पहले दोस्तों ये जान जाएंगे दिल्ली दरबार की में क्या हुआ था कि इसमें बंगाल विभाजन, जो भी बंगाल की विभाजन हुई थी वो रद्द कर दी गई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दी गई थी। दूसरा जो हुआ था वो ये हुआ था कि इसमें बंगाली भाषाई पर बंगाली भाषी बुक के लैंग्वेज लिख देता हूँ दोस्तों, क्षेत्र बंगाली भाषी क्षेत्रों पर को मिलाकर प्रांत बनाया गया था। और जो तीसरा हुई थी वो ये हुई थी कि बिहार राज्य की स्थापना हुई, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में क्या शामिल था? तो पहला तो यह है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। दूसरा ये हुआ था कि बंगाली भाषी क्षेत्र को मिलाकर एक प्रांत बनाई गई थी। और जो तीसरा हुई थी वो ये हुई थी कि बिहार राज्य की स्थापना हुई थी, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। 1911 के दिल्ली दरबार में क्या घोषणा हुई थी? पहला घोषणा ये हुई थी कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। दोस्तों, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाली भाषी को मिला के क्षेत्रों को मिलाकर बंगाली भाषी जितने भी क्षेत्र को मिला के प्रांत बना दी गई थी और बिहार राज्य की स्थापना की गई थी, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सेवा समिति की स्थापना किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था? तो सेवा समिति का जो स्थापना था वो किसने किया था? हृदयनाथ कुंजरू। सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? हृदयनाथ कुंजरू ने किया था सेवा समिति का स्थापना। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन कि सेवा समिति का स्थापना किसने किया था? हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। सेवा समिति का स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। सेवा समिति का स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। अब 10वां क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित किया जो नहीं है, मतलब मिलान दिया हुआ है इस क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन में कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध जो है ये कब किया था? 1539 ईस्वी में। ठीक है, इसमें दूसरा जो है कोलचेल का युद्ध कब हुआ था? 1741 ईस्वी में। इसमें तीसरा लिखा हुआ है खुर्दा का युद्ध जो ये कब हुआ था? 1795 ईस्वी में। ठीक है, और लास्ट जो है रूहेला का युद्ध कब हुआ था? इसमें लिखा है कि 1722 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका जो कौन सी कथन जो है बोला गया है कि मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें कथन मैच कौन सा नहीं कर रहा है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539, ये तो सही है। कोलचेल का युद्ध कब किया गया था? 1741 ईस्वी में, ये भी सही है। और खुर्दा का युद्ध कब किया गया था? 1795 ईस्वी में, ये भी सही है। और रूहेला का युद्ध कब किया था? 1722 ईस्वी में, नहीं ये सही नहीं है, ये होगा 1772 ईस्वी में आपको ये रूहेला का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कोलचेल का युद्ध होता 1741 में हुआ था। खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 में हुआ था। और रूहेला का युद्ध हुआ था 1772 ईस्वी में। इसमें जो बुक के अनुसार आंसर आपका डी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर सेम टू सेम लड़ता है तो आपको क्वेश्चन तुरंत आप डी मारिएगा और इसको याद कर लीजिएगा कौन सा युद्ध कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब अगला आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में।
11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था। ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को किस जेल में रखा गया था। यानी कि ये आप नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन जीरो ओवर। ऑपरेशन जो है जीरो ओवर जो है, आप इसको याद रखिएगा कि ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उस दौरान कस्तूरबा गांधी को किस जेल में रखा गया था। तो इसका हो गया आपको आगा खां महल में ऑपरेशन जो है आपका ये जीरो ओवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन में कस्तूरबा गांधी को इस जेल में आगा खां महल की जेल में आपको रखा गया था। कस्तूरबा का में आगा खां महल जो है इसमें रखा गया था, इसको जेल बना के इसको रखा गया था। ठीक है दोस्तों, अब आता है कंद विद्रोह का संबंध भारत में किस राज्य से है। कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है। कंद विद्रोह का संबंध जो भारत के किस राज्य से है, तो ओडिशा राज्य से कंद विद्रोह का संबंध है। किस राज्य से? ओडिशा राज्य से। कंद विद्रोह का संबंध जो है, कंद विद्रोह का संबंध किस राज्य से? ओडिशा राज्य से। कंद विद्रोह का संबंध किससे? ओडिशा राज्य से। कंद विद्रोह का संबंध किससे? ओडिशा राज्य से है दोस्तों। अब अगला 13 नंबर क्वेश्चन कि शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, कि शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में किस वर्ष शामिल किया गया, तो 2023 में। 2023 में, जैसा आप इसको याद कर सकते हैं कि शांति निकेतन शांति कब मिली थी, कोरोना खत्म हुआ था। थोड़ी सा ये आप कुछ भी चीज को लेकर ट्रिक अपनी याद कर सकते हैं। 2023 में आपको यूनेस्को द्वारा शांति निकेतन को विश्व धरोहर के रूप में इसको सम्मिलित किया गया था। 2023 में शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में इसको सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 पर अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो चेन्नई। ठीक है, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है, चेन्नई। थोड़ा सुनते रहिएगा दोस्तों, थोड़ी सी आप सपोर्ट करिएगा तो थोड़ा मेरे लिए अच्छा होगा। नया है लेकिन मतलब ये YouTube मेरी कोई कमाने की जरिया करके मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे 1 रुपये भी डिमांड नहीं कर रहा हूँ, ना भविष्य में कभी करने जाऊँगा। इसलिए थोड़ा सोच रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से अगर रेस्पॉन्स देते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि रिंग गार्ड बैंक नामक शब्द को किस खेल से जुड़ा हुआ है। रिंग गार्ड
एवं बैकबोर्ड एवं रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? रिंग गार्ड और बैकबोर्ड, रिंग गार्ड जो है और बैकबोर्ड जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। रिंग गार्ड और बैकबोर्ड जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बास्केटबॉल से ये जुड़ा हुआ है। अगली क्वेश्चन जो आ रही है 16 नंबर, अगली जो 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि समेकित निर्देशित प्रक्षेप पात्र विकास कार्यक्रम की नींव प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। किस प्रधानमंत्री द्वारा? समेकित निर्देशित प्रक्षेप पात्र विकास कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री द्वारा नींव रखी गई थी? किसके द्वारा नींव रखी गई थी? तो इसका उत्तर होगा समेकित निर्देशित प्रक्षेप विकास कार्यक्रम जो है, ये 2-3 वर्ड थोड़ा सा टिपिकल आपको दिखेगा, ठीक है। समेकित निर्देशित प्रक्षेप, तो तुरंत समझ लीजिए दोस्तों टिपिकल काम जो था उस समय कौन प्रधानमंत्री कौन करता था सबसे स्टार्टिंग में? वो थी इंदिरा गांधी द्वारा समेकित निर्देशित प्रक्षेप विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। समेकित निर्देशित प्रक्षेप विकास कार्यक्रम की प्रधानमंत्री द्वारा जो किस प्रधानमंत्री द्वारा नींव रखा गया था? तो इंदिरा गांधी द्वारा रखा गया था। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो आते हैं कि एंड्रोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक कौन थे? सॉरी, थोड़ी लिखने की आदत नहीं है। एंड्रोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक कौन थे? तो थॉमस एडिसन सही है मेरी, ठीक है। एंड्रोक्राइनोलॉजी जो है वो थॉमस एडिसन द्वारा एंड्रोक्राइनोलॉजी की ये जनक है। एंड्रोक्राइनोलॉजी जो है ये सब जो आएगा एंड्रोक्राइनोलॉजी शब्द का जो जनक है वो थे थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन जो है इसकी एंड्रोक्राइनोलॉजी का जनक हैं। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, थोड़ी स्लो हो गई है, आई एम सॉरी, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस और जलापूर्ति, भारतीय अर्थव्यवस्था में गैस, बिजली और जलापूर्ति किस क्षेत्र में आते हैं? क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2-3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है, एक तो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, एक द्वितीय क्षेत्र होते हैं, एक होता है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। ये पूछा है कि गैस, बिजली और जलापूर्ति किस क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों ये जो है द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। ये जो कृषि वगैरह जो हो गया, ठीक है, ये सारे जो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तृतीय में जो सेवा प्रदान जैसे परिवहन हो गया, बैंक हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ये जो होता है तृतीय में आता है। ये कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार गैस, बिजली, भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार गैस, बिजली, जलापूर्ति ये सारे किस क्षेत्र में आते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों अगली जो क्वेश्चन है वो ये है
वैज्ञानिक आधार पे, वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना वीके आर राव, वीके आर राव द्वारा किस वर्ष हुई थी? तो वैज्ञानिक आधार पे, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय नेशनल इनकम की जो जनगणना हुई थी वैज्ञानिक आधार पर कब हुई थी? 1921 में हुई थी। 1921 में जो है, सॉरी 1931 में जो है ये हुई थी। 1931 में राष्ट्रीय वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना जो है वीके आर राव द्वारा की गई थी 1931 में। दोस्तों थोड़ी बहुत आप वो चीज़ आप समझ पाएंगे, आप भी एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो मैं आपको कोई टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन टचअप करा रहा हूँ। आप क्वेश्चन टच के माध्यम से ही मतलब नज़रिए से आप पढ़िएगा, मुझे जज करने के नज़रिए से ना पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, ना कि आप मुझे हेल्प कर रहे हो, ठीक है। बस आप मुझे इतना हेल्प कर रहे हो कि मुझे आप मोटिवेट कर रहे हो कि हाँ सर आप स्टार्ट करो, आप आइए स्टार्ट करो, आप, हम आपके साथ हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे एक रुपया डिमांड नहीं कर, जितना मैं कर रहा हूँ बस मैं आपको इस नज़रिए से कर रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि मतलब मुझे कंटेंट तो मिल जा रहा है ना, मतलब मैं बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़े, सारी कंटेंट हमें मिल जा रही है, ठीक है दोस्तों। भारत में विदेश प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में किन क्षेत्रों में 100% नहीं है, ठीक है। तो भारत में विदेश प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो किस क्षेत्र में नहीं है? तो ये आपका हो गया पेंशन क्षेत्र में, पेंशन क्षेत्र में आपका जो है ये नहीं है। भारत के विदेश प्रत्यक्ष निवेश की सीमा, भारत के विदेश प्रत्यक्ष निवेश की सीमा जो है उसको 100% किस क्षेत्र में नहीं है? तो पेंशन क्षेत्र में नहीं है।